हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट? कैपिटल अकाउंट कौन सी अवधारणा के अंदर आता है? इसका मीन्स ये पूछ रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो देखिए, ये बताता है कि कैपिटल अकाउंट किसका होता है? बिजनेसमैन का, मीन्स ओनर का। ओनर का ये अकाउंट होता है। और बिजनेस अलग होता है। अगर बिजनेस से ओनर पैसा लेकर जाता है तो उसको इस पैसे को वापस देना होता है, और बिजनेस इस पैसे पर बिजनेसमैन से इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो इस अवधारणा को या इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? अब आप यहाँ पर देखेंगे पृथक व्यवसाय की अवधारणा। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने इतना ही क्यों लिखा हुआ है कि पृथक व्यवसाय की अवधारणा? यदि आप एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो वहां आपको पूरा लिखकर नहीं दिया कि पृथक व्यवसाय की अवधारणा। अवधारणा शब्द नहीं दिया वहां, और सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी नहीं दिया है। जबकि आप जब इसकी बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, एकेडमिक बुक पढ़ेंगे आप, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी या एंटिटी, ये लिखा हुआ है। तो इतने यहाँ पर क्या कर दिया है उसका? सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे किस किस तरह से ऑप्शन देकर पूछ सकता है। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहती है कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। लेखांकन अवधि, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है, तो ये नहीं कि हम लिखना भूल गए, नहीं, हमें पता था। लेकिन एग्जैक्ट जब हमें 2011 में देखना है तो 2011 में इसी तरह से दिया हुआ था। तो हमें बस आपको यही दिखाना था कि इस तरह से ऑप्शन भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है कि हर एक बिजनेस की एक काउंटिंग अवधि होनी चाहिए जिसमें बिजनेस को आप ये देख सकें कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। जैसे हम एक साल लेकर चलते हैं कि बिजनेस साइकिल कितना होता है, बिजनेस पीरियड एक साल का होता है, और उसमें हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस। जब वो पीरियड पूरा हो गया है तो क्या हमारी एसेट है और क्या हमारी लाइबिलिटी है। अर्न मतलब अर्जित आय या उपार्जित आय। तो ये आय से रिलेटेड होता है आपका। ये आय के बारे में बताता है कि आपको आय, इनकम कब माननी है। वसूली, रिकवरी, वसूली अवधारणा ये कहता है कि वसूली कब मानेंगे आप? जब आपने माल बेचा या जब आपको पैसा मिला? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा आंसर ए, पृथक व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा कि पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है वो आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी के आधार पर बनाया जाता है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या है? एक एंटिटी है। एंटिटी मींस ये कुछ प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? हम इनको गैप भी कह देते हैं। गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, और आगे जाकर यही हम इनको प्रिंसिपल भी कह देते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं, और इनको कन्वेंशंस भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपसे इतना डीप नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कि ये आपके प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है, जो भी है, किसके आधार पर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। कह रहे कहाँ कहाँ अपनाया जा सकता है? केवल डेटर्स के मामले में, डेटर से संबंधित अपना सकते हैं, या क्रेडिटर से संबंधित अपना सकते हैं, या डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों से संबंधित हो सकता है, या नन ऑफ द अबव। मीन्स जो आपका प्रत्यक्ष पुष्टिकरण है, ये बताता क्या है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उद्देश्य क्या होता है, ये बताता है कि जो ग्राहक है, जो ग्राहक है जिससे आपने या तो खरीदा है या उसको कुछ दिया है, या तो उसका पैसा कंपनी के ऊपर है या कंपनी का ग्राहक के ऊपर है। यानी कि जो मौजूदा ग्राहक है वो एक निश्चित तिथि को कंपनी को जो भी राशि है, जो भी अगर कंपनी से उसने कुछ लिया है
कंपनी का उस पर बकाया है तो कंपनी को वो वापस राशि बकाया है उसको देगा। कितनी राशि देगा, कब देगा, ग्राहक देगा या नहीं देगा, ये सारी पुष्टि करता है आपका प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि से। और इसमें आपका डेटर्स भी हो सकता है और क्रेडिटर्स भी हो सकता है। बस इसमें इतना बताया जाता है कि भाई जो ग्राहक है वो आपको जो निर्देशित निर्देशित अमाउंट है वो निर्देशित डेट को मतलब फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को देगा। तो ये कहाँ ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, आपके डेटर्स के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में प्री 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए आपसे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये यूपी पीसीएस 2009 प्री में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को, दान मतलब डोनेशन, जो डोनेशन रिसीव्ड हुए हैं फॉर स्पेशल पर्पस, उनको विल बी टेकन टू, कहां पर दिखाया जाता, कहां ले जाया जाता है उनको, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एसेट और एसेट साइड बैलेंस शीट के, या लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के, या कहीं नहीं दिखाया जाता इन सब में जो ऊपर बताया गया है। तो देखिए ये जो डोनेशन वगैरह की बात आती है ये आती है आपके चैप्टर, आपने अकेडमिक अकेडमिक में पढ़ा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी कह देते हैं। तो ये जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनका सेवा भाव करना उद्देश्य होता है। और ये नहीं कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, लेकिन जो यहाँ प्रॉफिट होता है उसको ये क्या बोलते हैं, उसको ये सरप्लस कहते हैं। तो अगर यहाँ पर सरप्लस होता है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ही इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। उल्टा उस प्रॉफिट को वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करते हैं, जिसको हम एनपीओ होता है। एनपीओ में कौन आते हैं, आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, आपके स्कूल्स आ जाते हैं, आपकी सोसाइटी वगैरह आ जाती हैं, ये सब एनपीओ होते हैं। तो यहाँ पर जो बनाया जाता है, यहाँ अकाउंट बनाए जाते हैं, तो एक तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर, और उसके बाद बनाई जाती है यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अगर इनके यहाँ मतलब एनपीओ में अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, डोनेशन मिलती है, और डोनेशन जनरल डोनेशन होती है, ये नहीं बताते कि डोनेशन किस लिए मिली है, बस जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन को जो शो किया जाता है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया जाता है। लेकिन अगर डोनेशन के आगे ये पता चल जाता है कि डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए है, डोनेशन के साथ ये भी लिखा होता है कि ये डोनेशन किस तरह किस कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ये डोनेशन कहाँ यूज की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं आपकी स्पेशल डोनेशन। और जो स्पेशल पर्पज वाली डोनेशन होती हैं उन सबको ट्रांसफर किया जाता है लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड कौन सी होती है, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर किया जाता है किसको, स्पेशल पर्पज के डोनेशन को, जो भी डोनेशन रिसीव्ड होता है। तो मैंने यहाँ क्या बताया, एनपीओ क्या होता है, ये कौन कौन से अपने यहाँ पर अकाउंट्स बनाता है, और ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, और ये प्रॉफिट को सरप्लस कहता है और लॉस को डेफिसिट कहता है। अगर इसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं इसकी इनकम से तो यहाँ पर डेफिसिट होती है, और यदि इसके एक्सपेंसेस कम होते हैं इनकम से तो यहाँ पर सरप्लस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, द प्रॉफिट रेशो ऑफ एबीसी, एबीसी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कह रहे हैं हु आर पार्टनर इन द फर्म, जो फर्म में पार्टनर्स है उनका रेशो है 4:3:2, इस तरह से वो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। कह रहे हैं आफ्टर डी डी इज एडमिटेड दियर सैक्रिफाई रेशो विल बी, कह रहे हैं अगर डी को शामिल कर लिया जाता है पार्टनरशिप में तो इनका जो सैक्रिफाई रेशो होगा वो क्या होगा। देखिए वैसे तो सैक्रिफाई रेशो के लिए फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाई रेशो के लिए फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर पार्टनर्स कौन थे, आपके पार्टनर ए बी और सी थे, इनका ओल्ड रेशो क्या था 4:3:2, और नया रेशो क्या होगा कुछ नहीं कहा, इट मीन्स ये उसको आने वाले को इक्वली देंगे, इक्वल देंगे पार्ट। अब इक्वल जब कुछ नहीं कहा तो नया इनका रेशो क्या होगा 1/4, 1/4, 1/4, और डी को भी देंगे
1/4। तो हम यहाँ सिंपल देख सकते हैं कि जो आपका ओल्ड शेयर था, सैक्रिफाई का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाई शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ केवल आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है। न्यू जो पार्टनर्स आ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि वो प्रॉफिट लेगा तो कैसे लेगा। ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, वो कुछ नहीं कह रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनका ओल्ड रेशो होता है, वही क्या रेशो होता है? वही सैक्रिफाई रेशो होता है। तो याद रखेंगे आप इस बात को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि ओल्ड रेशो इस सिचुएशन में जो ओल्ड रेशो है, वही क्या होता है यहाँ पर? सैक्रिफाई रेशो होता है। और कब होता है? जब आने वाले पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाता कि ये किस तरह से अपना प्रॉफिट लेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4:3:2। मतलब जो इनका ओल्ड रेशो था, वही इनका सैक्रिफाई रेशो होगा। लेकिन इसको न्यू रेशो नहीं कहेंगे। न्यू रेशो तो वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज की वाकई में सीरीज बहुत काम की है। आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज क्वेश्चन का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? तो देखिए मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई थी आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? इनको हिंदी में आयगत व्यय कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आयगत व्यय होते हैं। और मैंने इसके बारे में कुछ आपको और भी बताया था, वो क्या क्या बातें थी उसके बारे में मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बिजनेस में बार बार होते हैं। इन ये अमाउंट भी कम होता है। और ये जो बेनिफिट देते हैं बिजनेस को, वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट देते हैं। और दूसरे होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को कई कई साल तक, मैनी ईयर्स, कई कई साल तक प्रॉफिट देते हैं। जैसे अगर हम मशीन खरीद रहे हैं और मशीन खरीदने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है, वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि जो भी मशीन आपने खरीदी है, वो मशीन कई कई साल तक आपके बेनिफिट देगी बिजनेस को, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर किसी को आप वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी जो होगी वो केवल एक ही साल तक फायदा देगी बिजनेस को, बेनिफिट देगी, उसके बाद हर साल दोबारा देनी होगी। तो इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको दो पहचान बता दी। देखिए जो हर साल करना ही होता है, जिसका बेनिफिट एक साल तक ही होता है, या ऐसे कह ले एक अकाउंटिंग साइकिल तक होता है, तो वो तो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मैंने पहचान बता दी। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर है। कह रहे हैं रिपेयर ऑन द परचेज ऑफ द सेकंड हैंड एसेट टू पुट इनटू द वर्किंग कंडीशन। देखिए एक हमने मशीन खरीदी है, और मशीन कैसी है? सेकंड हैंड। मशीन कैसी है? वो सेकंड हैंड मशीन है। तो जब तक वो काम नहीं करेगी, जब तक वो काम पर नहीं चालू हो जाएगी, जितना भी उससे रिलेटेड खर्चा होगा, वो सब क्या कहलाता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। उसको हम यूं ही कहेंगे कि मशीन का ही खर्चा है। तो ये तो रेवेन्यू नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हम किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस समय जितने भी प्रमोटर्स हैं या आपके प्रमोटर्स होते हैं, कमीशन दिए जाते हैं कितनी तरह के आपके। तो उन सबको, जैसे प्रमोटर को आप कमीशन दे रहे हैं, या प्रमोटर की सर्विस चार्ज दे रहे हैं, या और भी वो अंडरटेकिंग्स कमीशन दिया जाता है, वो सब क्या होते हैं? प्री प्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में एक बार हो जाते हैं और हमेशा बेनिफिट देते हैं। तो ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर। आपने शेयर इशू किए हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आई है, उसको जो आपका खर्चा हुआ है, या आपने डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हो या शेयर इशू किए हो। अब जो आपने कंपनी खोली, कंपनी चालू की, और उसके लिए आपने शेयर इशू किए, और इससे रिलेटेड जो खर्चा होगा, इसकी जो कॉस्ट आएगी, क्या
वो हर साल कॉस्ट आनी है? नहीं, शेयर तो एक बार इश्यू हो गए, अब आपकी कंपनी चलती रहेगी और आपको बेनिफिट कई-कई साल तक मिलता रहेगा। तो ये जो है इसका भी बेनिफिट कई साल तक मिलता है, तो ये भी कौन-सा हो गया? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन हमें कैपिटल थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू। अब ऑप्शन एक ही बचता है, लेकिन इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, क्वेश्चन भी गलत होता है। तो देख लेते हैं, लीगल एक्सपेंसेस टू द डिफेंड अ सूट फाइल्ड बाय कॉम्पिटिटर। देखिए कोई आपका प्रतिस्पर्धा था, कोई आपका कॉम्पिटिटर था, उसने मुकदमा दायर कर दिया है अपने बचाव हेतु। तो कानूनी व्यय जो है, जो आप कानूनी व्यय कर रहे हैं, ये कानूनी व्यय, ये क्या होगा आपका? इसको क्या कहेंगे? ये होगा आपका सही आंसर। फिर इसका क्या होगा? बताइए जल्दी, सही आंसर आपका इसका डी होगा। तो सही आंसर इसका डी होगा। अब ये क्या है? लीगल एक्सपेंसेस। देखिए आपको जो इस साल आप पर उसने दावा किया है, ये इसी साल का फायदा होगा। ये अगले साल फायदा या अगले साल को मुकदमा होता है, वहां पर इसका फायदा नहीं मिलेगा। जो आप पर केस शूट किया है अभी, जो केस आप पर चल रहा है, उस पर जो भी पेनल्टी इस साल होगी आप अभी दे देंगे, फिर उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई कई साल तक नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपसे देखिए इसे कहते हैं ना कि नीचे वाले लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा है आपसे। ऐसे नहीं दिया कि सैलरी कह देता, वेजेस कह देता, नहीं। ये क्या दिया? लीगल एक्सपेंसेस दे दिया कि आपने इस साल जो कानून के खर्चे किए हैं, क्या उनका बेनिफिट आगे भी मिलेगा? नहीं, बस इसी साल तक मिलेगा। तो ये कौन सा हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मैंने पहचान आपको बताई थी, ये हमेशा काम आएगी कि अगर प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है कई कई साल तक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर केवल एक साल के लिए मिल रहा है बेनिफिट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के भी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? कह रहे हैं वेलफेयर ओरिएंटेड, जो कल्याण आधारित परिभाषाएं हैं, किसकी परिभाषा? इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। ये किसके द्वारा दी गई थी? एडम स्मिथ के, रॉबिन्सन के, या पिंगू के? और देखिए ये एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ए मार्शल द्वारा। ठीक है, ए मार्शल ने इसका ये परिभाषा दी थी, कल्याण की परिभाषा। आपको याद रखना है, एक मार्शल गाड़ी आती थी, तो उस मार्शल गाड़ी से भी याद रख सकते हैं कि कल्याण कब होगा? जब वो गाड़ी घूमती रहेगी, मार्शल गाड़ी घूम रही है और कल्याण हो रहा है। तो कल्याण कब होगा? जब मार्शल गाड़ी आएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या कोई और ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैस्लो निवासी थे। देखिए मैस्लो के बारे में तो आपने सुना होगा। ये कौन है? इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। और ये ना कि आपके किसी भी इसका कोई, देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है इसका। अगर आप सोचते हो कि ये साइको का क्वेश्चन है, या ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, या ये अकाउंट्स का है, या ये बीएसटी का क्वेश्चन है, बिजनेस का, देखिए इसका जो योगदान है, हर जगह योगदान है इसका। तो ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप याद रखना, ये देखिए कॉमर्स में भी पूछा गया है, ये अकाउंट्स में पूछा गया है पीजीटी 2010 में। और यही क्वेश्चन आपसे पेडागोजी साइको में भी पूछ सकता है और मैनेजमेंट में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी कि सही आंसर क्या होगा, तो इसका होगा कि मेस्लो कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे आपके इंग्लैंड के। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन नहीं, सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, क्या सही है इसका? बी, ये अमेरिका के निवासी थे। मिस्टेक है यहाँ, ये अमेरिका के निवासी थे। तो मैस्रो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैश बजट? कैश बजट बनाने का कौन सा मेथड नहीं है? तो आपको उस मेथड को बताना है जो रोकड़ बजट तैयार करने के लिए काम में नहीं लाया जाता है। आपको वो ढूंढना जो नहीं लाया जाता है। अब इसके ऑप्शन देखिए, दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कैश बजट बनाने का कौन सा मेथड नहीं है? तो अब देखते हैं इसके आंसर को, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट आंसर क्या कहता है आपका? फर्स्ट कहता है परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड, प्रारूप आर्थिक
चिट्ठा विधि, ये तो बिल्कुल होती है, ये तो होती है भाई, इसको तो हम राइट करेंगे, ये तो मेथड होता है कैश बजट बनाने का। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट नेट इनकम मेथड, ये भी होता है एडजस्टमेंट नेट इनकम मेथड, इसको भी राइट कर लेते हैं, पीछे पीछे राइट करते चलते हैं इसको, ये भी मेथड होता है। फिर कह रहे हैं आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी क्या है आपका? रिसीट एंड पेमेंट मेथड। भाई रिसीट एंड पेमेंट मेथड भी होता है, इससे क्या बनाया जाता है? इससे भी बजट बनाया जाता है। लेकिन ये जो कैश साइकिल मेथड है, ये कोई मेथड नहीं होता, ये आपका बजट बनाने का, कैश बजट बनाने का मेथड नहीं होता है। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कैश बजट बनाने का मेथड कौन सा नहीं होता है, तो वो डी नहीं होता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आंसर आपका ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पर आया था ये क्वेश्चन? ये आया हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम 2 दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजटिंग इज मेनली अ पार्ट ऑफ, बजटिंग का मुख्यतः अंग है, तो बजटिंग में क्या क्या? अ पार्ट ऑफ, बजटिंग इज मेनली अ पार्ट ऑफ, क्या बजटिंग प्लानिंग का पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, कंट्रोलिंग का पार्ट है, या आपका कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट है? तो आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2007 में भी आया हुआ है, तो इसका सही आंसर है आपका ए। ये जो होता है प्लानिंग का पार्ट होता है। देखिए आप बजट कर रहे हैं, इसका मतलब प्लानिंग भी हो रही है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी? जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों पूछा? देखिए ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए आप यूपी टीजीटी 2016 में पूछा भी गया है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पेपर जो बनता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, और मेरिट जहां बनती है वो हाई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरिट बनाने के लिए बेसिक क्वेश्चंस भी अपना काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका भी पता होना जरूरी है। तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके एडम स्मिथ को, तो सही आंसर क्या होगा इसका? एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं a new partner brings a new partners brings in cash as his share of goodwill, the amount will be distributed among all partners। तो पूछ रहे हैं कि अगर नया साझेदार आ रहा है तो वो अपने हिस्से की ख्याति लाता है, गुडविल लाता है, तो उस गुडविल को, जो कैश में गुडविल ला रहा है, वो गुडविल किसको बटेगी? पुराने पार्टनर को बटेगी। तो पूछ रहे हैं कौन से रेशो में बटेगी? वो राशि उन पार्टनर को, कह रहे हैं that this amount will be distributed among the partners। कैसे बांटेंगे? मान लेते हैं कोई पार्टनर आ रहा है और वो पार्टनर 10,000 रुपए ला रहा है, किसके? प्रीमियम ऑफ गुडविल। और जब गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री बनती क्या है? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, ये एंट्री बनाते हैं। और फिर इस गुडविल को जब पार्टनर्स में बांटते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और टू जितने भी पार्टनर ए बी सी जिसको भी मिल रही है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ये एंट्री बना दी जाती है। तो यहाँ जो एंट्री आप बना रहे हैं, ये जो आपकी गुडविल बांटी जा रही है इन पार्टनर्स में, ये किस रेशो में बढ़ती है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ती है? बिल्कुल नहीं, इस रेशो में नहीं बढ़ती। कह रहे हैं इक्वल रेशो में बढ़ती है, बराबर बराबर ले लेंगे सभी? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कैपिटल के रेशो में बढ़ेगी, रेशो ऑफ कैपिटल? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं सैक्रिफाई रेशो में बटेगी? बिल्कुल सही है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका डी।
डी सही होगा, सैक्रिफाई रेशो में उस कैपिटल को बांट देते हैं। देखिए जो जितना सैक्रिफाई करेगा, जो जितना त्याग करेगा, उसको उतना ही पार्ट आने वाले पार्टनर्स की गुडविल में से मिल जाता है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी टीजीटी 2016 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार आपका बोर्ड में भी पूछा जाता है अगर एकेडमिक की भी बात करें यहाँ पर। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। और आप में से जो काफी अच्छी और पुरानी और पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसको पता होगा इस क्वेश्चन की, बाकी को तो ये अलग ही क्वेश्चन लगेगा। देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल, किस तरह की गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट, बेस्ट कौन सी गुडविल समझी जाती है। अब कौन सी, देखिए पहली होती है कुत्ते के स्वभाव की, इसको क्या बोलते हैं, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, यहाँ कहा है सियान ख्याति या डॉग गुडविल, और हिंदी में कहते हैं इसके डॉग नेचर, इसका सही नाम क्या होता है, डॉग नेचर गुडविल, कुत्ते के प्रकार वाली। दूसरा क्या है, कैट, बिल्ली के स्वभाव वाली। और तीसरा है रैट गुडविल, रैट नेचर गुडविल, चूहे वाली ख्याति। और उसके बाद है काउ गुडविल। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि देखिए कोई भी ये तो ख्याति कभी नहीं होती, इसकी तो बात ही नहीं करनी। काउ गुडविल नहीं होती है आपकी, ये भी गुडविल है, ये भी गुडविल की, ये भी गुडविल की क्या है, नेचर है। ये सभी गुडविल के नेचर है। अब यहाँ पूछा है कि सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है, तो देखिए पहले आप समझ लीजिए फिर आप बताना कि कौन सी अच्छी है। देखिए अगर डॉग की बात करें तो डॉग अपना मालिक का इतना वफादार होता है। देखिए ये है आपका बिजनेस, ठीक है, और ये है इस बिजनेस के मालिक। और यहाँ पर इसका बैठा हुआ है, डॉगी बैठा हुआ है इनका, एक डॉगी बैठा हुआ है। तो ये जहां भी मालिक ये जाएंगे वहीं पर डॉगी इनके साथ साथ चला जाता है। इसलिए इसका अब जैसे यहाँ पर ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ये मालिक चला रहे थे, अब ये मालिक इस बिजनेस को छोड़ के यहाँ चले जाएंगे तो डॉग भी यहीं पहुंच जाएगा इनके पीछे पीछे, ठीक है, डॉग भी इनके पीछे यहीं पहुंच जाएगा। तो उसके बाद अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का नेचर होता है कि ये जहां पर रहती है अपना घर नहीं छोड़ती है, ये कहीं भी चली जाए आकर सोएगी उसी घर ही पर है, जो भी अपना जगह स्थान बना लेती है वहीं पर आकर ही सोती है। अब देखिए बिजनेस का जो मालिक होता है वो कहीं पर भी चला जाए, लेकिन जो गुडविल होगी वो गुडविल बिजनेस की बनी रहती है, बिजनेस में ही रहती है, वो अपनी जगह को अपने बिजनेस को नहीं छोड़ती है, ठीक है। और जो रैट होता है, रैट का कुछ नहीं पता, मालिक के भी साथ जा सकता है और बिजनेस में भी रह सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो मूल्य होता है, सबसे जो महंगी गुडविल समझी जाती है, सबसे जो ज्यादा मूल्य वाली गुडविल समझी जाती है वो कैट वाली समझी जाती है। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस में बनी रहती है। अगर आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं और वहां पर कैट वाली गुडविल है तो वो सबसे ज्यादा पैसे में बिकेगी, क्योंकि आप बिजनेस को खरीद रहे हैं तो समझ लो गुडविल भी आपके पास ही आ रही है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, कैट नेचर गुडविल, या जो ऑप्शन दिया हुआ है कैट गुडविल। अब आप कहेंगे सर आपने कैट नेचर गुडविल क्यों नहीं लिखा, डॉग नेचर गुडविल क्यों नहीं लिखा, रैट नेचर गुडविल क्यों नहीं लिखा, आपने खाली डॉग गुडविल लिख दिया। देखिए जैसे ऑप्शन आपको आयोग ने दिए हैं वो ही हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप भी हैबिचुअल हो जाएं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और गुडविल ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को कहते हैं। देखिए अगर आपकी गुडविल कम हो जाती है, कॉपीराइट कम हो जाता है, ख्याति कम हो जाती है, इसका मीन्स है कहने का कि अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट कम हो जाती है, कौन सी एसेट, इंटेंजिबल एसेट यदि कम हो जाती है, इनके मूल्य में कमी आ जाती है। और एक होती है टेंजिबल एसेट आपकी, ये दो तरह की होती हैं। देखिए अगर इंटेंजिबल एसेट का मूल्य कम होता है तो इसको तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल एसेट का हमारा मूल्य कम हो जाता है इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या होती है इसको, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन होगा इसका बी, अमोर्टाइजेशन। और यहाँ
जो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2010 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आपका। अब इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण होता है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का कौन सा समीकरण या इक्वेशन होती है? तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रारंभिक रहतिया बराबर होता है विक्रय की लागत माइनस अंतिम रहतिया और क्रय कुल क्रय या क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक बार मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आप उसको याद कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि देखिए, जो हमारा ये होता है फॉर्मूला किसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और माइनस हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बताया था। और जब कॉस्ट निकल जाती है, गुड्स की कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। तो अब आप इसी के आधार पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन पहचानिए, सही ऑप्शन इसका कौन सा हो सकता है, और आपको फॉर्मूला यही यूज करना है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है, तो देखिए, अब यहाँ आपको आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, वो भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, मुझे तो ऑप्शन दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल परचेज। ठीक, बिल्कुल दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले से देखिए आप, देखिए पहले इस फॉर्मूले से बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से परचेज माइनस होगी और क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा। तो देखिए कहां पर है ये, तो विक्रय लागत, देखिए विक्रय की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, इसमें माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, गलत, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा चेक कीजिए, कह रहे हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक जो निकलेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये तो गलत हो गया, क्लोजिंग स्टॉक तो उधर जाके प्लस होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ठीक हुआ। और टोटल परचेज, अब टोटल परचेज को प्लस कर दिया, जबकि इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो होना क्या चाहिए, उधर जाकर ये जो आपका परचेज है, पी फॉर परचेज, ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आपने देखा इसके तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं था, तो अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ये इसका सही आंसर है, ये बिल्कुल सही है, डी। इसको आप देख लीजिए कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना क्या था, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो अपनी जगह है ही, ये रहा। और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हो गया। ये प्लस है परचेज, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड इज सेक्शनाइज्ड माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो कौन स्वीकृति देता है, एक्सिम बैंक देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, या आपका वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बताइए जल्दी इसका आंसर, लेकिन आंसर से पहले मैं आपको इसके कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो जो इसके बारे में मैं फैक्ट आपको बता रहा था, उन फैक्ट को देखिए। देखिए फॉरेन एक्सचेंज जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो वहां की जो आपको माल के जो स्वीकृति देगा वो देता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई के बारे में सुनिए, देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई,
पहले ये देखिए, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई एक एक्ट पास हुआ था, वो एक्ट पास हुआ था 1934 में। और जिस टाइम इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना जो इसका हेड क्वार्टर था वो था आपका कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर था, लेकिन 1934 में, सॉरी 1937 में, 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। तो अब इसका जब से और अब तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो इसका अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके जो गवर्नर है प्रेजेंट वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। तो इसकी स्थापना कब हुई? ये टीजीटी में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कौन सा था? आरबीआई एक्ट 1934। और ये इसका स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? कोलकाता में। परमानेंटली शिफ्ट कहाँ हो गया? मुंबई में। कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंश के अंकित मूल्य 10 रुपए, 10 रुपए का एक अंश है, मतलब इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। कह रहे अर्निंग पर शेयर 12, कह रहे प्रति अंश 4 तथा प्रति अंश 2 है तो लाभांश भुगतान अनुपात होगा। इंग्लिश देखते हैं एक बार। कह रहा है अर्निंग पर शेयर 12 इज 4 एंड डिविडेंड पर शेयर इज 2। अर्निंग पर शेयर कितनी है इसकी? कह रहे अर्निंग पर शेयर 12 शेयर इज 4, 12 शेयर की अर्निंग क्या है? 4। एंड डिविडेंड पर शेयर कितना है? 2। देन डिविडेंड पे आउट रेशो विल बी, तो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगा? कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है ये। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसके लिए जिसने कर लिया बड़ा अच्छा है, इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है? ये 12 यहाँ पर नहीं है। इस 12 को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये रहा, ये 12 नहीं है। ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर इज 4 रुपीज। ठीक, ये सही हो गया। अब करके देखिए इसको। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, और अपॉन होता है आपका अर्निंग, अर्निंग पर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको डीपीएस कह सकते हैं, और नीचे वाले को आप बोल सकते हैं ईपीएस। इसको याद कर सकते हैं आप, डीपीएस अपॉन ईपीएस। अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है? डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर तो है 4 रुपए, तो नीचे तो हो गया 4 रुपए। और डिविडेंड कहाँ है? डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज, और परसेंट में आंसर मांग रहा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो 50%, सही आंसर क्या होगा? 50%। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यूके पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको आप फॉर्मूले को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होता है? आप जल्दी से याद कीजिए और बताइए। मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी, कहाँ बताया था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था एनपीओ में। तो एनपीओ इसको बनाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और कह रहे हैं समरी होती है, किस चीज की समरी होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश की, बैलेंस या बैलेंस की, या बैंक अकाउंट की। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होता है, ये समरी होती है आपकी कैश की। ये बताता है कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो बस ये कैश रिसीट और कैश पेमेंट बताता है कौन सा अकाउंट?
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इस अकाउंट का भी नाम यही है। ये बनाता कौन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोले जाते हैं, जिसमें कि कौन कौन आ जाता है आपका? स्कूल आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, सोसाइटी हो जाती है, चर्च आ जाता है, बहुत सारे इस तरह के आ जाते हैं इसमें। ठीक है, नॉट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री 1996 में आया है। आपने हमारी वीडियो में एक बात और देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बात भी सुनिए। देखिए, हम हमारी वीडियो में आपने ये देखा होगा कि ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हो जाते हैं। इसका राज ये है कि हमारे हाथ नहीं रुकते हैं, हम काम करते ही जाते हैं। और यही सीक्रेट है कि आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, सेलर सेलर मार्केट इज दैट, विक्रेताओं का बाजार किसको कहा जाता है? विक्रेताओं का बाजार किसको कहा जाता है? यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलर फाइंड डिफिकल्टी टू सेल, जहां पर विक्रेताओं को, सेलर जो बेचने वाले हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ती है, उसको कहते हैं। या बायर फाइंड द इजी परचेज, या बायर जहां पर आसानी से क्रय कर सके, उसको कहा जाता है सेलर बाजार। या सेलर कैन सेल वोट दे प्रोड्यूस, जहां सेलर वो बेच सके जो वह बनाते हैं, जो भी वो बना रहे हैं उसको वो बेच सके, या उसको कहा जाता है। या बायर डोमिनेट टू मार्केट, या क्रेता बाजार पर आधिक्य रखते हैं, बायर अपना अधिकार जमाए रखते हैं। तो बायर का तो अधिकार होता नहीं, होगा नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। तो सेलर की बाजार कह रहे हैं, तो जहां शेर खुश होगा, सेलर, सेलर मतलब बेचने वाला, वही बाजार इसका होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये वो बेच पाते हैं जो ये बनाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज, द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड संयुक्त मांग का उदाहरण है। इंक एंड पेन, दोनों की एक साथ मांग होती है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, या बस एंड ट्रेन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इकोनॉमिक्स से आपका पूछा गया है, आपसे टाइप ऑफ गुड्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बताएंगे आप। इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए, मैं बताऊं, जॉइंट डिमांड वह होती है जहां अगर, जैसे दो वस्तुएं हैं, आपकी दो वस्तुएं हैं, एक है ए और एक है बी। अगर ए की डिमांड बढ़ रही है तो बी की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर ए की डिमांड कम हो रही है तो बी की डिमांड भी कम होगी। तो अब देख लीजिए ऐसी दो चीजें कौन सी हैं। देखिए, अगर न्यूज़पेपर की डिमांड बढ़ेगी तो लोग मैगजीन कम कर देंगे पढ़ना। अगर बस से जा रहे हैं, बस के टिकट की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो वो ट्रेन की कम कर देंगे। तो इसका मतलब इंक की, अगर अगर ज्यादा से ज्यादा पेन की डिमांड होगी तो इंक की भी डिमांड होगी, क्योंकि जब ज्यादा पेन का यूज हो रहा है तो इंक का भी यूज होगा। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। देखिए कहाँ पूछा हुआ है? यूके पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये मत समझना कि ये 20 ही क्वेश्चन कराए हैं, इनके बीच में मैंने जो बातें बताई हैं, जो क्वेश्चन लिखाए हैं, उनको भी लिख लें, तो ये 20 के भी आपके 40 और 40 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेटमेंट विच मेंशन इन डिटेल द मैटर्स टू बी कंसिडरेशन इन मीटिंग इज कॉल्ड। मीटिंग में वह विवरण जिसमें किसी भाषा में विचारित किए जाने वाले मामले का विस्तार से खुलासा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर मीटिंग होनी है और मीटिंग में किस मैटर को आपको डिस्कस करना है, वो सब इसमें बताया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसको बोलते हैं एजेंडा। मतलब आपका एजेंडा क्या होगा, आपकी कार्यसूची क्या होगी, मीटिंग के लिए कार्यसूची क्या है। ठीक है, एजेंडा। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, इसको बोलते हैं एजेंडा। और हमारा एजेंडा क्या है? हमारी कार्यसूची क्या है? हमारा एजेंडा है कि आपको सफल बनाना, और आपको सफल बनाना हमारा लक्ष्य है। तो आप भी एक छोटा सा काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हम इसी चीज से मोटिवेट होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।